हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 और अप्लाइड फिजिक्स 2 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 7। यूनिट 7 में मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में हमारा टॉपिक है लेजर। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, अप्लाइड फिजिक्स 2 जो है सिविल वालों को फर्स्ट में पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं लेजर और इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसके बाद आगे इसका डिटेल स्टडी करेंगे। तो लेजर क्या है और लेजर से संबंधित क्या इंट्रोडक्शन है, चलिए देखते हैं। लेजर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आज के युग में, यानी ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जितना भी आविष्कार हुआ है उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंस है लेजर का, है ना। बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज़, बहुत सारे मेडिकल यूज होता है लेजर का। लेजर काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। लेजर इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के एरिया में लेजर का आविष्कार एक बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन को एक्वायर करता है। क्या है इसका फुल फॉर्म? तो फुल फॉर्म इसका कहता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी लाइट एम्पलीफिकेशन, लाइट को ये क्या करता है? एम्पलीफाई। जिस तरह से हम साउंड को एम्पलीफाई करते हैं एम्पलीफायर के थ्रू, माइक के थ्रू, उसी तरह से लेजर क्या करता है? लाइट का एम्पलीफिकेशन, है ना। कैसे एम्पलीफिकेशन? अगर हम लाइट इतना दे और यहाँ पे लेजर लगा दे तो हमें लाइट कैसा मिलेगा? इतना बड़ा, है ना। अब इस लाइट जो इतना बड़ा हो रहा है, ये जो छोटा लाइट एम्पलीफाई हो रहा है, इसमें क्या क्या से कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, तब हमें लेजर का पूरा जानकारी मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। लेजर इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन एम्पलीफाई लाइट। लाइट को हम एम्पलीफाई करते हैं एंड प्रोड्यूसेस वेरी हाई इंटेंस मोनोक्रोमेटिक, है ना। इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट बीम। कोहेरेंट का मतलब होता है सघन, एक ही रास्ता पे, जैसे टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च का बीम क्या सघन होता है, कोहेरेंट होता है। इस तरह से दूसरा फ्लैश मारते हैं हम लोग, गाड़ी का जो लाइट होता है वो भी कोहेरेंट होता है, लेकिन ब्रॉड एरिया में होता है। लेकिन लेजर क्या है? एकदम पेनिट्रेट करता है, एक पॉइंट पे जाता है। द वर्क लेजर इज नाउ यूज्ड एज ए बीम ऑफ लाइट विच इज हाईली पावरफुल, एक्सट्रीमली इंटेंस एंड हॉट, हैविंग ग्रेटर पेनेट्रेटिंग पावर। क्या कह रहा है? इसका काम क्या है? द वर्क लेजर इज नॉट बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वह बीम, है ना, लाइट का वह बीम जो हाईली पावरफुल, काफ़ी शक्तिशाली लाइट होता है। लेजर लाइट मार देगा आँख पे, अंधेर हो जाइएगा, समझे। तो एक्सट्रीमली इंटेंस, काफ़ी सघन होता है, इंटेंस, और हॉट, हैविंग ग्रेटर पेनेट्रेटिंग पावर, गर्म भी होता है तो लोहा कट जाता है। लेजर, पावरफुल लेजर जो ओरिजिनल लेजर है उससे हम लोहा का सरिया वगैरह काटते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, है ना। पेनेट्रेटिंग पावर, काफ़ी वेदन क्षमता होता है, यहाँ से आर पर चला जाएगा, दीवार के आर पर, किसी का पेट में मार दीजिएगा ओरिजिनल लेजर छेद हो जाएगा पेट में। ये है लेजर। आगे देखिए, द लेजर डिवाइसेस मे बी ऑफ वेरी स्मॉल टू वेरी इन लार्ज इन साइज। लेजर डिवाइस छोटे से छोटा लेकर के बड़े साइज में पाया जाता है। द आउटपुट पावर कैन बी फ्रॉम, लेजर का बीम का जो आउटपुट पावर है 10⁻⁹ वाट से 10⁻20 वाट तक में होता है। एंड फ्रीक्वेंसी जो है इसका 10⁻11 हर्ट्ज टू 10⁻17 हर्ट्ज। द लेजर कैन बी वेल डिफाइंड बाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ। लेजर को हमें समझने के लिए दो मैकेनिज्म को समझना आवश्यक है। कौन कौन सा मैकेनिज्म? तो देखिए, स्टिमुलेटेड इमिशन और रेडिएशन, ये दोनों मैकेनिज्म को हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेजर, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी लेवल, एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। लेजर के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए कि लेजर बीम इतना हाईली इंटेंस, कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक है कि अगर हम धरती से चांद पे मारे तो चांद से रिफ्लेक्ट होकर के धरती पे पुनः आ जाएगा। इतना ज़्यादा उसमें ऊर्जा है, इतना ज़्यादा इसमें एनर्जी है। लेज़र देखते हैं गांव देहात में मेला उला लगता है तो सब इस तरह से लेजर खरीदता है 100-200 रुपया में, और स्पॉट करता है लाइट, नाटक उटक जहाँ होता है तो उस क्या है, अगर वो भी लाइट, अगर वो तो डुप्लीकेट होता है, वो लाइट को भी अगर आंख पे मार दिया जाए 5 मिनट के लिए तो आदमी अपना रोशनी खो देगा, आदमी अंधेर हो जाएगा। तो लेजर लाइट बहुत ही खतरनाक और बहुत ही हार्मफुल है फॉर सिविलियंस के लिए, है ना। ये केवल इंडस्ट्रियल यूज़, मेडिकल यूज़ और जो हमारे सोल्जर्स वगैरह है उनको प्रोवाइड किया जाता है सुरक्षा के दृष्टिकोण के लिए, है ना। इंडस्ट्रियल यूज में लोहा वगैरह काटने के लिए और भी बहुत सारे तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए यूज किया जाता है। मेडिकल में छोटे मोटे सर्जरी करने के लिए, बहुत सघन सर्जरी जो ब्रेन ट्यूमर वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय करने में लेजर का यूज किया जाता है।
तो ये था आपका लेजर का इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी लेवल्स, एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आगे चलिए देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एनर्जी लेवल्स, है ना। हम लोग लेजर पढ़ रहे थे, लेजर का इंट्रोडक्शन देख लिए थे। एनर्जी लेवल्स को समझने के लिए याद कीजिए बोर एटॉमिक मॉडल। हम लोग 9th क्लास में बोर्स का परमाणु सिद्धांत पढ़े थे। उसके अनुसार कहता है कि प्रत्येक एटम्स में, है ना, प्रत्येक एटम्स के सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट होता है उस फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं और जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में उसका ऊर्जा निश्चित होता है ना। तो ये इसी से रिलेटेड ये कंसेप्ट है एनर्जी लेवल्स और बहुत ही आसान है, इसको समझिएगा। देखिए क्या क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है। एनर्जी लेवल आर फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस फ्रॉम ऑफ एन एटम वेयर इलेक्ट्रॉन्स में बी फाउंड, है ना। कहता है एनर्जी लेवल्स जो होते हैं न्यूक्लियस से एक निश्चित दूरी पे पाए जाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर टीनी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत ही छोटे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, है ना। एटम्स के अंदर वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते रहते हैं। द मॉडल इन द फिगर विलो शोज द फर्स्ट 4 एनर्जी लेवल। इस मॉडल में 4 एनर्जी लेवल को दिखाया गया। देखिए ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल हो गया, ये थर्ड एनर्जी लेवल और ये लास्ट 4th एनर्जी लेवल इस दिखाया गया है। एज यू गो फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, कहता है न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, फर्दर का मतलब क्या होता है, दूर, है ना। फ्रॉम द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स एट हायर लेवल्स हैव मोर एनर्जी। जो हायर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका ऊर्जा अधिक और जो लोअर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका ऊर्जा कम। तो अगर हम बात करें फर्स्ट एनर्जी लेवल की, यहाँ इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका एनर्जी कम होगा। इस ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स का ऊर्जा कुछ ज़्यादा होगा पहले वाले से और थर्ड वाला का ऊर्जा और कुछ ज़्यादा होगा और 4th एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा और कुछ ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ क्या रहा कि एज यू गो फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स एट हायर लेवल हैव मोर एनर्जी एंड देयर एनर्जी इंक्रीजेज बाई अ फिक्स्ड डिस्क्रीट अमाउंट। और उसका ऊर्जा भी डिस्क्रीट अमाउंट से बढ़ते जाता है जैसे जैसे एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल की ओर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन जम्प फ्रॉम ए लोअर टू द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल इफ दे एब्जॉर्ब दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। कहता कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी तो क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं इस ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का तो एनर्जी कम है लेकिन इसको जाना 4th लेवल में, तो ये कब संभव है, जब ऊर्जा का गेन करेगा, उस लायक बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तभी इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएगा जब इस ऑर्बिट के लायक इसमें एनर्जी आ जाएगा। तो एनर्जी कब आ जाएगा, जब गेन करेगा। जस्ट इसके उल्टा जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाना चाहेगा तो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा यानी रिलीज करेगा। अब उसी एब्जॉर्प्शन और रिलीज के दौरान एनर्जी रिलीज होता है एटम से और इसी का यूज करके, इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग या साइंटिस्ट लोग लेज़र का डिफाइन करते हैं या लेजर को एक्सप्लेन करते हैं या लेजर को बनाया गया है ना। एटम्स के इसी प्रिंसिपल का यूज करके, इलेक्ट्रॉन्स के इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, क्योंकि फिर से समझिए लोअर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी लो होगा और हायर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी हाई होगा। इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो ऊर्जा का गेन करेगा और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, रिलीज करेगा। तो ये था आपका एनर्जी लेवल। चलिए आगे देखते हैं इसको, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। चलिए आगे देखते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल, है ना, और आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर देखेंगे। तो क्या एक्साइटेशन पोटेंशियल, कहता पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम मस्ट बी एक्सेलरेटेड। कहता है कि वह पोटेंशियल डिफरेंस, वह विभवांतर जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है। कहाँ से एक्सेलरेट होता है, तो फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। तो मान लिया कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ से यहाँ जाने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अपने मन से तो जाएगा नहीं, है ना, कुछ अंतर आना चाहिए, कुछ ऊर्जा उसको मिलना चाहिए, तभी ना ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो इस पोटेंशियल को ही हम लोग एक्साइटेड यानी एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। इट में गो फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ द एटम। Whenever an electron passes through a potential difference of v volt, अगर कोई इलेक्ट्रॉन v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से पास करता है तो कितना ऊर्जा एक्वायर करेगा? इट इक्वायर्स एनर्जी E इंटू वी, क्योंकि v वोल्ट से जा रहा हो और एक इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू वी। अगर n इलेक्ट्रॉन यही रहा तो n E v ऊर्जा एक्वायर करेगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन के लिए E इंटू वी 1 लिखे या ना लिखे। तो ये है एक्साइटेशन पोटेंशियल। फिर से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने में जो ऊर्जा उसको चाहिए होता है, क्योंकि अपने खुद से अपने मन से तो नहीं जाएगा ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में, यानी जितने एनर्जी की आवश्यकता पड़ता है उसको हम लोग एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। अगर भी वोल्ट के अंतर से यहाँ से यहाँ जाता है तो कितना ऊर्जा गेन करेगा? E इंटू भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम इज एक्सेलरेटेड, मतलब कि वो पोटेंशियल जिससे परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेट कर जाए, सो दैट इट इज नॉक्ड आउट ऑफ। जब एक्सेलरेट करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो निश्चित है कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसका नॉकआउट करेगा, उसको और रिलीज करेगा ना, दूसरे इलेक्ट्रॉन को तोड़ेगा। इट नॉक्ड आउट ऑफ द एटम द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करी जाए तो हाइड्रोजन एटम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो 13.6 वोल्ट होता है ना। तो फिर से समझिएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहता है कि इलेक्ट्रॉन का वह एनर्जी, वह पोटेंशियल जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाए और एक्सेलरेट करने के बाद वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करे। नॉकआउट मतलब कि उसको एटम से तोड़े, रिलीज करे, है ना। इसी को हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 वोल्ट होता है। आगे हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। सारे स्टूडेंट इसका नोट्स बना लीजिएगा, है ना, नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा और एग्जाम से पहले पढ़ करके जाइएगा। ये VVI है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर आएगा एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में ये आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। इसमें 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, अभी 2 है, कोहेरेंस है, मोनोक्रोमेटिसिटी है, फिर आपको डायरेक्शनलिटी बताएंगे, इंटेंसिटी, पोलराइजेशन बताएंगे। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना, बस हम ज़्यादा नहीं लिखाएंगे, 2-2 लाइन सब में लिखाएंगे, है ना, याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है सघन। पहले भी मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कि लेजर लाइट क्या होता है, कोहेरेंस होता है सघन। सघन का मतलब क्या है कि बहुत सारे लाइट आकर के एक जगह मिल गए, एक लाइन में, एक सीध में ट्रेवल करते हैं, उसको कोहेरेंस कहते हैं, है ना, यानी सघन कहते हैं। मतलब कि ये एक लाइट है, इधर से एक लाइट, इधर से एक लाइट, ऐसे छितराया हुआ, लेकिन सारे लाइट को जब एक जगह कर दे, एक लाइन में चले आए तो ये कोहेरेंस हो जाता है। देखिए इसको पढ़िए। कोहेरेंस मीन्स दैट 2 or more waves in a radiation field creates the same phase, है ना, 2 या 2 से अधिक लाइट वेव जो है सेम फेज में आ जाए। रिलेशनशिप टू ईच अदर एट ऑल टाइम, हमेशा के लिए एक ही फेज में आ जाए। द लेजर लाइट इज हाईली कोहेरेंट बोथ टेम्परली और स्पाशियली। टेम्परली और स्पाशियली दोनों ही केस में हमेशा कोहेरेंस में रहता है, सघन रहता है लेजर लाइट। नेक्स्ट देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लेजर के। मोनोक्रोमेटिसिटी। मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब क्या है? इट इज इन प्योर इन कलर एंड वेवलेंथ। इसका रंग और वेवलेंथ प्योर होता है, शुद्ध होता है, इसी को हम लोग मोनोक्रोमेटिसिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं लेजर का कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा गुण डायरेक्शनलिटी, इंटेंसिटी और पोलराइजेशन। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज देख रहे थे हम लोग लेजर के, है ना। तो 2 तक देख लिए थे, 2 प्रॉपर्टी। तीसरा देखते हैं डायरेक्शनलिटी, है ना। क्या है डायरेक्शनलिटी? तो डायरेक्शनल का मतलब होता है एक दिशा में, है ना। द आउटपुट बीम ऑफ ए लेजर हैज ए वेल डिफाइंड वेव फ्रंट, देयरफॉर लेजर इज हाईली डायरेक्टिव। हाईली डायरेक्टिव होती है, मतलब कि एक दिशा में इसको रिलीज कर दिए तो एक ही दिशा में जाएगा, इधर उधर मुड़ेगा नहीं। नॉन डाइवर्जिंग बीम एट ऑल फोटॉन्स। फोटॉन्स के जितने भी नॉन डाइवर्जिंग बीम्स होते हैं उसको ऐड कर दिया जाता है, आर एडेड इन ए फेज, एक फेज में जोड़ दिया जाता है। द सेम मोमेंटम कॉज्ड बाय डिफ्रैक्शन इफेक्ट। डिफ्रैक्शन इफेक्ट के कारण जो उसका मोमेंटम अलग अलग होता है उसको ऐड करने के बाद सेम मोमेंटम होता है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है।
इंटेंसिटी क्या है, तो लेजर का चौथा प्रॉपर्टीज क्या, इंटेंसिटी है ना। सिंस द लेजर पावर इज कंसंट्रेटेड, लेजर का जो बीम है, लाइट है, कंसंट्रेटेड होता है, तो निश्चित है कि बहुत सारे बीम को एक जगह कंसंट्रेट कर देंगे तो इंटेंसिटी भी हाई हो जाएगा। जैसे लेंस से हम लोग सनलाइट को इंटेंस करते हैं तो देखते हैं माचिस का तिल्ली जल जाता है, या फिर कागज़, कपड़ा, रुई, ये सब जल जाता है। तो बीम ये जो होता है इंटेंसिटी इसका काफ़ी अधिक होता है लेजर लाइट का। अगर किसी के ऊपर छोड़ दिया जाए, किसी के शरीर के ऊपर, तो शरीर उसका जला के राख कर देगा। इज कंसनट्रेटेड इन ए बीम ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर, इवन ए स्मॉल लेजर कैन डिलीवर वेरी हाई इंटेंसिटी, है ना। बहुत पतले छिद्र से निकलता है लेजर, क्योंकि इसका डायमीटर बहुत कम होता है, इसलिए इसका इंटेंसिटी काफ़ी अधिक होता है। वेरी हाई इंटेंसिटी एट द फोकल प्लेन of the lens, thus the laser beam is highly intense compared to ordinary light. ordinary light जो है इसके कंपेयर में लेजर लाइट काफ़ी इंटेंस होता है। लास्ट है पोलराइजेशन। तो लाइट फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्स स्प्रेड्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। जो सोर्स होता है उससे लाइट वेव फ्रंट के रूप में स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। ऑन द अदर हैंड लाइट फ्रॉम ए लेजर, जो लेजर से निकलने वाला लाइट होता है, प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लेन वेव्स। लेजर इज ए प्लेन वेव के रूप में एक दिशा में जाता है, हाईली प्लेन पोलराइड होता है। तो चूंकि हम लोग पहले भी पढ़े थे वेव में, वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे जो लाइट वेव था वो पोलराइजेशन को शो करता था। तो लाइट कौन सा वेव था, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में बताए थे कि वेव प्रोपगेट करेगा सामने और उसका फ्लक्चुएशन यानी वाइब्रेशन पार्टिकल का उसके परपेंडिकुलर होगा। तो याद रखिएगा ये भी लाइट वेव ही है, इसलिए पोलराइजेशन इफेक्ट को शो करेगा। हाईली प्लेन पोलराइड बिकॉज फोटोन्स एडेड इन द सेम पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन को शो करता है। अगर देखिए आप लोग को ये लाइन अगर नहीं याद होता है, नहीं लिख पाइएगा, तो कम से कम ये पॉइंट्स को आप लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। कोशिश कीजिए कि दो दो लाइन इसका हम एक्सप्लेन कर दें अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर आता है तो। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टिमुलेटेड ऑब्जर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। तो ये था हमारा लेज़र का कैरेक्टरिस्टिक्स। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लेजर का बताया, तो कृपया कर इसको ज़रूर याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आएगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कोहेरेंस, दूसरा मोनोक्रोमेटिसिटी, तीसरा है डायरेक्शनलिटी, चौथा इंटेंसिटी और पांचवा पोलराइजेशन। ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर याद कर लीजिए लेजर का। लेजर क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए सेमेस्टर एग्जाम में। तो चलिए आगे देखते हैं स्टिमुलेटेड ऑब्जर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो जैसा कि नाम से पता है एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, है ना। तो अभी मैंने इसके पहले बताया था एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब एटम के न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और जब यहाँ से हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा तो क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का उत्सर्जन होगा। जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन, और जब यहाँ से यहाँ आएगा तो रिलीज यानी छोड़ेगा ऊर्जा को। चलिए आगे देखते हैं। द प्रोसेस इन विच, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत द एटॉमिक साइज सिस्टम इन लोअर एनर्जी E2 बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप तो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, उसको कोई एक्साइटेड करेगा, है ना, रेडिएशन, तो कोई लाइट उस पर पड़ेगा, लाइट से एनर्जी मिलेगा, है ना। क्वांटा ऑफ एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द टू स्टेट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। दोनों स्टेट के एनर्जी डिफरेंस अगर उसको प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिट कर जाएगा यानी जंप कर जाएगा। फिर से समझिए, द प्रोसेस इन विच एन एटॉमिक साइज सिस्टम इन लोअर एनर्जी स्टेट E2 बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज क्वांटा ऑफ एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द टू स्टेट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, है ना। तो एब्जॉर्प्शन के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, ऊर्जा, बाहर से ऊर्जा। और कितने ऊर्जा चाहिए, तो जितने ऊर्जा के में वह लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाए, और वो डिफरेंस से पता चलेगा तो कितना, E2 माइनस E1।
चलिए आगे देखिए, एज ए रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी द एटम जंप्स टू द, जब एनर्जी मिल जाएगा एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा, एनर्जी मिल जाएगा तो जंप करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा एनर्जी, तो जंप्स टू द एक्साइटेड स्टेट E2 सच एज ए ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। मान लिया कि यहाँ पे कोई एटम है और एटम अभी अस्थिर है, एकदम अस्थिर है, लेकिन जैसे ही कोई फोटॉन्स ऑफ लाइट आया, फोटॉन्स में एनर्जी होते हैं, और कितना, फोटॉन्स का एनर्जी h इंटू वी के बराबर है ना, h प्लैंक्स कांस्टेंट, और जहाँ भी फ्रिक्वेंसी है ना, तो इतने एनर्जी से जैसे ही एटम के ऊपर स्ट्राइक करेगा, ये एटम क्या होगा, E1 स्टेट से E2 स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इसको देखिए, E2 स्टेट को बोला गया हायर स्टेट ऑफ एनर्जी, E1 को लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी। अब ये कहाँ था एटम, यहाँ पे, यहाँ से फाइनल स्टेट में जंप करके चला गया। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। सपोज एन एटम इनिशियली इन लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी E1, इट गोज हायर एक्साइटेड स्टेट E2 बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तभी ना E2 से E1 से E2 में जाएगा, यानी E1 क्या, लोअर एनर्जी स्टेट, यहाँ से यहाँ जाने के लिए ऊर्जा एब्जॉर्ब करने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाएगा तो ऊर्जा रिलीज करेगा। तो ए क्वांटा ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वी इज गिवन बाय, तो कितना होगा, फ्रीक्वेंसी इसका कितना होगा, तो E2 माइनस E1 डिवाइडेड, ठीक है, देखिए दोनों का एनर्जी बराबर कर दीजिए, एच भी बोले थे, एच भी किसका, तो फोटॉन्स का एनर्जी, और ये किसके बराबर होगा, तो दोनों का डिफरेंस के बराबर, उतनी ऊर्जा चाहिए ना यहाँ से यहाँ जाने के लिए। मान लिया कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो कितना एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए, 2 और चाहिए, तो 4 में से 2 गया 2। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे इसको मैथमेटिकली E2 माइनस E1 से कैलकुलेट किया, और ये कितना था, तो ये जो फोटॉन्स का एनर्जी था, यही एनर्जी किसके बराबर होगा, दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर। अब ये h को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी, यानी जो एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा तो कितना ऊर्जा रिलीज करेगा, कितना फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा, E2 माइनस E1 डिवाइडेड h के बराबर। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बाद स्पॉन्टेनियस इमिशन, और उसके बाद स्टिमुलेटेड इमिशन देखेंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, है ना। स्पॉन्टेनियस इमिशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस बार एनर्जी का क्या होगा, इमिशन होगा, यानी रिलीज करेगा। कैसे करेगा, जो देखिए, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स जब इमिट करेगा रेडिएशन, कब इमिट करेगा, तो निश्चित है कि जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा तब, है ना। साइज एटम्स, साइज सिस्टम विच अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट, ध्यान दीजिएगा, हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, हायर से लोअर में, तो एनर्जी रिलीज करेगा विथ नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब इस बात को समझिए, नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस, आउटसाइड का यहाँ पे पहले वाले कंडीशन में क्या था, जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन में, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में, हाँ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में हम लोग पढ़े थे कि ऊर्जा मिलेगा, यहाँ पे एटम्स जो था इसको एनर्जी h भी मिलेगा तब यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन इसमें कह रहा है कि आउटसाइड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब एटम यहाँ से यहाँ चला गया तो वो ज़्यादा देर तक E2 स्टेट में नहीं टिकता है ना। E2 स्टेट में वो अनस्टेबल होता है, तो अपने आप फिर कितना सेकंड बाद, 10⁻⁻8 सेकंड के बाद हायर एनर्जी स्टेट से अपने आप लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करना पड़ता है। तो जब हायर से लोअर में आएगा, तो अभी हम पढ़े थे एनर्जी स्टेट, एनर्जी लेवल वाला सिस्टम से, कि जब हायर से लोअर में आता है तो ऊर्जा का रिलीज करता है। तो यही है स्पॉन्टेनियस इमिशन, इमिशन मीन्स छोड़ना, है ना। व्हेन एन एटम एट लोअर एनर्जी लेवल इज एक्साइटेड टू ए हायर एनर्जी लेवल, कहता है कि जब कोई एटम जो है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में जाता है, इट डज नॉट स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा समय तक वहाँ टिक नहीं पाता है। इन अ टाइम ऑफ अबाउट 10⁻⁻8 सेकेंड, 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद इट रिटर्न्स टू लोअर एनर्जी स्टेट, वापस या यहाँ से यहाँ चला आता है लोअर एनर्जी स्टेट में।
E1 बाय रिलीजिंग ए फोटोन ऑफ एनर्जी Hv। तो जितना ऊर्जा लिया था नीचे से ऊपर जाने में, ऊपर से नीचे आने में, उतना ही ऊर्जा वो रिलीज भी करता है ना। इसका फीचर्स देखिए, स्पॉन्टेनियस इमिशन का दो फीचर है। कहता इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द प्रोसेस। और ये जो प्रक्रिया है जब एक बार शुरू हो जाता है ना, तो एक बार शुरू हुआ पहले Hv से मिला, तो एक बार गया ऊपर, फिर अपने आप नीचे आता है। तो इसमें क्या है कि एक बार जाने के समय Hv है ना ऊर्जा रिलीज किया, और एक बार आने के समय तो ये ऊर्जा दुगना हो जाता है, और इसी में इसका जो है एम्प्लीफिकेशन होता है लाइट का, है ना। तो कहता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से स्पॉन्टेनियस इमिशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। द इमिटेड लाइट ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस इमिशन इज नाइदर कोहेरेंट नॉर मोनोक्रोमैटिक। जो इमिटेड लाइट होता है ना तो वो कोहेरेंट होता है और ना ही मोनोक्रोमैटिक होता है। तो अभी तक हम लोग दो प्रोसेस पढ़ चुके हैं लेजर का। पहला हम लोग पढ़े थे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, और ये है स्पॉन्टेनियस इमिशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन में क्या था कि लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा था एटम, है ना, और इसमें क्या हो रहा है स्पॉन्टेनियस इमिशन में हायर स्टेट से लोअर स्टेट में अपने आप चला आ रहा है बिना किसी इन्फ्लुएंस का। बस ये 4 लाइन 2 लाइन जो भी है ये फिगर, और इतना बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको लिखवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इसको एकदम कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर आ जाए स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन तो ये छूटे नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेजर के मैकेनिज्म को समझने के लिए। आगे हम देखते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है, इसके बाद दोनों में डिफरेंस देखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन, है ना। क्या है स्टिमुलेटेड इमिशन, देखिए। तो स्टिमुलेटेड इमिशन कहता है इमिशन, जैसा कि नाम से पता है इमिट करेगा एनर्जी, है ना। द स्टिमुलेटेड इमिशन इज ए प्रोसेस इन विच एक्साइटेड एटॉमिक साइज सिस्टम इमिट रेडिएशन, है ना। स्टिमुलेटेड एटॉमिक साइज जो होता है वो रेडिएशन इमिट करता है ना। सेम फ्रीक्वेंसी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टू ट्रांजिशन। तो किसके बराबर, जस्ट अभी इसके पहले बताए थे, उतना ही फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है जितना वो गेन करता है, या दोनों के एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है कितना, तो E2 माइनस E1, है ना। डिफरेंस बिटवीन टू ट्रांजिशन लेवल इट इज आल्सो नोन एज इंड्यूस्ड इमिशन। इसको हम लोग स्टिमुलेटेड इमिशन को इंड्यूस्ड इमिशन के नाम से भी जानते हैं। An atom at the excited state does not wait for a spontaneous emission. एक्साइटेड स्टेट में जो एटम होते हैं वो वेट नहीं करते स्पॉन्टेनियस इमिशन का, है ना। फोटोन बिफोर द एटम कैन मेक ए स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन इट में इंटरेक्ट विथ ए फोटोन ऑफ एनर्जी। कितने एनर्जी से इंटरेक्ट होता है, तो Hv इक्वल टू E2 माइनस E1 से। क्या, फिर से समझिए इस लाइन को। कहता है एन एटम एट द एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में जो भी परमाणु होता है एटम होता है, डज नॉट वेट, वो इंतजार नहीं करता, वो सीधे ऊपर से नीचे जंप कर जाता है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है एक्साइटेड स्टेट में। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन का मतलब अगले इमिशन को वो वेट नहीं करता है। फोटोन बिफोर द एटम कैन मेक ए स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन इट में इंटरेक्ट विथ ए फोटोन ऑफ एनर्जी। तो कितना एनर्जी से इंटरेक्ट आता है, इसका इंटरेक्ट करता है वो जो ऊपर से नीचे आया, तो V इक्वल टू E2 माइनस E1 एंड मेक ए डाउनवर्ड ट्रांजिशन, फिर ऊपर से जंप कर जाता है। द फोटोन इज सेड टू स्टिमुलेट और इंड्यूस्ड, फोटोन जो कहा जाता है वो स्टिमुलेट या इंड्यूस्ड कहा जाता है किसमें, द एक्साइटेड एटम टू इमिट अ फोटोन। आगे नेक्स्ट देखिए, द पासिंग फोटोन डज नॉट डिसअपियर, the passing photon does not disappear and in addition to it there is a second photon which is emitted by the excited atom, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पहले गया Hv लेकर के, है ना, फिर ऊपर से जब Hv लेकर के नीचे से ऊपर गया तो एनर्जी का ऑब्जर्व किया, फिर ऊपर से नीचे आया तो एनर्जी क्या हुआ, रिलीज किया। मतलब कि क्या बोला, द पासिंग फोटोन डज नॉट डिसअपियर, डिसअपियर नहीं होता, एंड इन एडिशन टू इट देयर इज अ सेकेंड फोटोन, मतलब कि दोनों मिल जाता है, दोनों फोटॉन्स नीचे से जब आ रहा है वो फोटॉन्स और जब ऊपर से रिलीज किया वो फोटॉन, फाइनली दोनों ऊर्जा Hv डबल हो जाता है। द पासिंग फोटोन डज नॉट डिसअपियर एंड इन एडिशन टू इट देयर इज अ सेकेंड फोटोन विच इज इमिटेड बाय द एक्साइटेड एटम। इफ
बी प्रोवाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, ताकि अगर हम बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटम को एक्साइटेड स्टेट में, इट जम्प्स टू द लोअर एनर्जी, है ना, लोअर एनर्जी में स्टेट में आ जाएगा विथ एडिशनल एनर्जी। और भी ऊर्जा, चूँकि यहाँ पे पहले तो बोला कि अनस्टेबल होता अपने आप नीचे आएगा, लेकिन ऊर्जा हम जोड़ देंगे तो डबल एनर्जी से नीचे आ जाएगा। द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू लोअर स्टेट, जो एक्साइटेड से लोअर स्टेट में आता है उसका जो रेट होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी रो भी। ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, क्या बोला, द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन का जो रेट है ना, ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड टू लोअर स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है रो भी ऑफ द स्टिमुलेटिंग फोटोन एंड इज गिवन बाय P21 स्टिमुले इक्वल टू 21 का मतलब एक्साइटेड से लोअर स्टेट में B21 रो भी। तो B21 क्या है यहाँ ध्यान दीजिएगा, आइंस्टीन कांस्टेंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। ये क्या है, आइंस्टीन कांस्टेंट B21 इज कांस्टेंट, लिख लीजिएगा B21 इज आइंस्टीन कांस्टेंट। इसका भी डायग्राम है, इसका डायग्राम बना लीजिए, ये बना देते हैं डायग्राम। डायग्राम अच्छे तरीके से बना लीजिए, दोनों एनर्जी स्टेट को दिखा दीजिए इस तरह से E2 और E1। एटम यहाँ पे है, यहाँ पे ऊर्जा दिया गया इस बार, है ना, Hv, अभी बताया Hv। तो ऊपर से क्या होगा, डबल एनर्जी के इंसिडेंट फोटोन लिख दीजिए यहाँ पे, इंसिडेंट फोटोन। इसके बाद वो जंप करके जब नीचे आएगा तो क्या होगा, डबल एनर्जी रिलीज करेगा, यानी डबल ऊर्जा रिलीज होगा, है ना, Hv E2 माइनस E1 से। तो ये फिगर याद रखिएगा, ये फाइनल स्टेट हो गया इसका, फाइनल स्टेट। इसके लिए ये हो गया इनिशियल स्टेट, क्योंकि इनिशियल यहाँ था, यहाँ से यहाँ जंप किया कब, जब हम ऊर्जा और दिए तब। पहले तो बोला गया कि वो स्पॉन्टेनियस इमिशन में कि वो यहाँ पे अनस्टेबल होता है ना, लेकिन अगर हम ऊर्जा दें तो डबल ऊर्जा से वो रिलीज करेगा। चलिए, तो ये था आपका स्टिमुलेटेड इमिशन। अब देखते हैं दोनों में अंतर, इसके बाद बाकी का सिलेबस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे, है ना। यहाँ तक आप सारे कॉपी में नोट्स कीजिए, बाकी मैं जो ये मॉडर्न फिजिक्स पढ़े हैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा, है ना, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।